अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सुबह सुबह जो है वो वेलकम कहने का बड़ा मज़ा आता है, और ख़ास तौर पे पीर के दिन वो एनर्जी होती है कि ऐसा लगता है कि आज ही सारी दुनिया फतह कर लेनी है। सुबह उठकर ये ज़रा ख्याल आ रहा होता है कभी कभी कि आज मैंने बहुत सारे काम करने जो पिछले हफ्ते मैंने छोड़ दिए थे, और होता ये है इन दी एंड कि हम इस हफ्ते भी वो सारे काम डिले करके अगले हफ्ते पे चले जाते हैं। तो पहली सीख तो ये है कि जब भी सुबह उठें, छोटी सी एक आपके पास डायरी होनी चाहिए जिसके अंदर छोटे छोटे काम लिखे होने चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उन कामों को करने का आगाज़ करना शुरू कर दें। जब आगाज़ आप कर लेते हो ऑटोमेटिकली आप खुद को, अपनी विल पावर को, अपने आप को, अपने पूरे वजूद को पुश करते हैं आगे कि अब मुझे ये काम करना है। जब आप किसी जगह पर किसी फड्डे में या किसी मसले में, किसी चीज़ में या किसी गड्ढे में टांग फंसा देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें से टांग निकालने का भी हल मिल जाता है और फिर तरीक़ेकार समझ में आना शुरू हो जाता है। बहरहाल तो सुबह का वक्त है और ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है, और इस मौसम के अंदर जो ठंडी हवाओं की एक सरसराहट होती है ना, तो आपको बिस्तर तक भी महसूस हो रही होती है, और बिस्तर से उठने का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता। तो मैं हमेशा वो बच्चों की एक नज़म पढ़ता हूँ जो हमारे वालिद साहब पढ़कर सुनाया करते थे। उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, वक्त का खोना ठीक नहीं है, इतना सोना ठीक नहीं है, सूरज निकला तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे, तुम भी उठकर बाहर जाओ और इस खूबसूरत से दिन का लुत्फ उठाओ। बहरहाल बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, और ये 2 दिन जो गुजरते हैं दिल पे पत्थर रखकर गुजारे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों से बात करने का मौका नहीं मिलता। आप लोगों के फीडबैक को एंजॉय कर रहे होते हैं पूरे वीक। लेकिन आज बड़ी सारी चीज़ें हैं, आज बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है। आज मैं उस टॉपिक पर बात करने जाऊँगा जिस टॉपिक के ऊपर कुछ प्यारों को जो है ना हमने खोया है। और हमने खोया कैसे है? हम उनको अपनी लापरवाही से भी खो चुके हैं, उनकी लापरवाही से भी खो चुके हैं, और कुछ और लोगों की गफलत से भी खो चुके हैं। आज मैं बात करूंगा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है कि रोड हादसात के अंदर, यानी कि आरटीओस के अंदर जब हम अपने प्यारों को खो देते हैं तो उसके बाद होता क्या है। होता ये है कि घर के अंदर क़यामत सुग़रा बर्पा हो जाती है, घर के अंदर एक कोहराम मच जाता है। कभी कभार वो फैमिली का अकेला किफ़ालत करने वाला होता है, कभी कभार हम ये देखते हैं कि फैमिली का चहीता प्यारा होता है, कहीं पर हम ये देखते हैं कि 6-7 बहनों का इकलौता भाई होता है, कहीं पर हम देखते हैं कि पूरे माँ बाप की जवान औलाद होती है, कहीं पर नन्हे मुन्ने फूलों का जो पूरा बाग होता है, जो बाग, वो भी बाग उजड़ता हुआ देखा हमने। आज हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, और स्पेशली पूरे मुल्क के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं है जितना कराची के अंदर एक ज़ोर है ई चालान का ना। तो ई चालान से मैंने बाकायदा तौर पर वीडियोस बनाई हैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर। मैंने देखा कि इस कराची का ट्रैफिक सुधरने का नाम ले रहा है, लोग सुधरना शुरू हो गए हैं। लोगों की अपनी जो लोग हमेशा बात तो करते थे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अपनी जो गफलत हुआ करती थी कि हेलमेट पहनते थे तो बहुत दफ़ा हमने देखा कि एक्सीडेंट हुआ, आजमाइश आई, परेशानी आई, लेकिन उससे आपकी जान बच गई, आपकी ज़िंदगी बच गई। आप अच्छे खासे घर से निकलते हैं, लेकिन जो है वो गहवारे के अंदर या 4 कंधों के ऊपर उठाकर लाए जाते हैं। ये चीज़ इतना दर्द था, इतना बोझ था कि आज मैंने कहा इसके ऊपर बात की जाए। बात करने से पहले ऑब्वियसली टॉपिक बड़ा मज़ेदार जो है वो होता, लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की वजह से हम अच्छी बात करना नहीं भूलेंगे। अच्छी बातें हमेशा ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, और हम जो है वो सबसे पहले 10:20 जो है वो इस वक्त 23 मिनट हो रहे हैं, और आपसे हम अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छी बात हमेशा जो है वो आपके दिल में असर करती है। वो कहते हैं ना, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो पर नहीं होते इसके, लेकिन उड़ने की सलाहियत पूरी रखती है। आज की अच्छी बात यह कि ज़िंदगी की दौड़ में ना हम अक्सर बड़े बड़े कामों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। अब रिलेट करें अपने आप से, जो सामने टीवी के सामने आप बैठे हुए हैं ना, रिलेट करें कि होस्ट क्या बात कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें अक्सर भूल जाते हैं, और वो छोटी बातें हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है ना, उसको बहुत खूबसूरत बनाती हैं। कभी एक मुस्कुराहट होती है, कभी एक नर्म लहजा होता है, कभी एक बहुत धीमा सा लफ्ज़ होता है, कभी किसी की मदद करना होता है। छोटे छोटे अमल बहुत मामूली लगते हैं, बहुत ही मामूली लगते हैं। ऐसा लगता है इसका कोई तो रीपे नहीं है, इससे कोई हमें पैसा नहीं आना, इससे हमें कोई चीज़ नहीं मिलनी है। मगर दिलों के अंदर जो खुशी, जो उम्मीद, जो एतमाद पैदा होता है ना, वो इन छोटी चीज़ों से होता है। अब किसी सोसाइटी की अगर बात करूँ ना, या उसकी स्टेबिलिटी की बात करूँ, उसकी मजबूती का राज भी अगर मैं बताऊँ, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, रवैयों के अंदर पोशीदा होता है। आप ज़रा देखें ना, आप लोग इस वक्त बैठे सोच रहे होंगे कि हमने फ़लाँ के साथ एक
वेलकमिंग नेचर रखा। हम पहली दफ़ा उससे मिले, हमारा नेचर बड़ा वेलकमिंग था। हमने बड़ी कोशिश की कि उसको इज़्ज़त दें, हमने बड़ी कोशिश की कि उसे हम सपोर्ट करें। फिर आप कभी कभी ये सोचते हैं कि घरों के अंदर जो रिश्तेदारियाँ होती हैं वो कभी कभार खींचातानी के अंदर ना रिश्ते टूट रहे होते हैं, वो रस्सियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। आप कभी कभार खामोशी से, बड़े चुपके से, अपने रवैयों से उन रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार दो दोस्त आपस में लड़ रहे होते हैं तो आप बीच में इबलीस का किरदार अदा नहीं करते। आप बीच में जाकर जो है वो बड़े खामोशी से एक दोस्त को जो है वो अलग से बैठकर उसकी अच्छाइयाँ बता रहे होते हैं, दूसरे को ये थोड़ा सा झूठ बता रहे होते हैं कि उसने आपके बारे में ये तारीफ़ की, लेकिन आप वो भी इसलिए कह रहे होते हैं कि कहीं बेहतरी की तरफ ये रिश्ता आ जाए, कहीं बेहतरी की तरफ ये दोस्ती दोबारा से चल पड़े। और वो कहते हैं ना, दो सहेलियाँ बचपन की, एक 50 की एक 55 की, तो 50 और 55 तक का सफ़र भी ये तय कर ले, ये दोस्ती, ये रिश्ता और ये क़ुर्बत। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आती हैं और बड़ा अजीम काम भी है ये। मैं बताऊँ आपको कि रिश्तों को जोड़ना, रूठों को मनाना और बिछड़ों को मिलाना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये काम के लोग करते हैं, ये नस्ली लोग करते हैं और ये नस्ल पैदा होती है कोई सदी में एक बार। मतलब 100 साल के अंदर 5 पीढ़ियाँ आ जाती हैं आराम से ना, 20-20 साल का एक अगर आप जनरेशन गैप लगाएं तो इन 5 पीढ़ियों में कोई एक पीढ़ी ऐसी होती है, वो नस्ल ऐसी होती है जो बीज बोते हैं, आपके नस्ली बच्चे पैदा होते हैं और फिर उन बच्चों से वो बड़े होते हैं, उन बच्चों के बच्चे होते हैं। तो उस नस्ल का मैं तस्करा कर रहा हूँ। ये बड़ी नस्ल वाली जो है ना वो लोग होते हैं और ये क्या काम करते हैं? इनका काम होता है चीज़ों को बचाना, चीज़ों को मैनेज करना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना। उनके चेहरों पर इतनी ताजगी होती है, इतनी रौनक होती है कि वो जब भी कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें होती है ना छोटी छोटी, उन आमाल से भी ना अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। हर छोटा कदम होता है, चाहे वो किसी को सहारा देना हो, किसी की हौसला अफजाई करना हो, या ज़िंदगी के अंदर ना चिराग की तरह रोशन होना हो। चिराग तले अंधेरा तो होता है लेकिन वो खुद रोशनी बांटते हैं। तो आप ऐसे बन जाएं कि रोशनी बांटें, और रोशनी इतनी बांटें कि अंधेरा कभी ज़िंदगी में दूसरों की हो ना, और आपकी अपनी ज़िंदगी में भी कभी अंधेरा नहीं आएगा। बहरहाल ये तो हो गई छोटी छोटी और मज़े मज़े की अच्छी अच्छी सी बातें, लेकिन अब बात करेंगे पूरी जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी है और नेशनल कम्युनिटी है उसके अंदर जो ख़बरें गर्दिश के अंदर हैं, जो ख़बरें हम आपसे जुमे के दिन छोड़कर जाते हैं, फिर हफ्ते का दिन होता है, इतवार का दिन होता है, फिर पीर को यहाँ पर आकर बैठते हैं 10 बजे, तो बहुत सारी ख़बरें होती हैं। आगाज़ कर लेते हैं ज़रा काम की ख़बरों का, क्योंकि टीच भी तो करना होता है ना कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, आपके अपने शहर में क्या हो रहा है। आज़ाद कश्मीर की बात करेंगे। बहुत खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी है आज़ाद कश्मीर, उसके वज़ीर आज़म है चौधरी अनवारुल हक। और यहाँ पर अब ये खबर जो है ना, जिस तरह से मौसम सर्द हुआ है, यहाँ पर मामला गर्म हो गया है। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होने जा रही है। पहले भी बताया था आपको कि पीपल्स पार्टी का जो नंबर गेम है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं ज़रा स्कोरिंग के ऊपर। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर की वजारत उस्मा के लिए 35 से ज़ायद वोट्स की हिमायत का दावा किया है, और ये दावा काफ़ी अरसे से करती चली आ रही है पीपल्स पार्टी। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर का आज़ाद कश्मीर के जो 16वें जबकि मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर आज़म के तौर पर इंतखाब अमल में लाया जाएगा। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद, ऑब्वियसली एवरीबडी नो अबाउट तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद से बड़े सारे वज़ीर आज़म भी अपनी अपनी सीट से डी सीट किए गए हैं, जिसके अंदर माजी के अंदर PTI के जो सरबरा थे वो भी डी सीट हुए थे। उससे पहले नून लीग के जो इस वक्त कायद हैं वो भी डी सीट हुए थे। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद जो है उस पर रायशुमारी के लिए असम्बली का इजलास आज 3 बजे रखा गया है मुजफ्फराबाद के अंदर ना, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर। अब ज़रा ये बता रहे हैं, सोर्सेस कंफर्म कर दी गई हैं कि तहरीक अदम एतमाद के लिए सादा अक्सरियत में जो है वो 27 वोट दरकार होंगे, और मुझे भी जो है वो एक वोट दरकार है, और वो वोट है मेरे प्रोड्यूसर का। अगर प्रोड्यूसर साहब जो है वो ज़रा सा प्रीव्यू के ऊपर नज़रसानी करें तो मुझे भी पता चलेगा कि मामला चल क्या रहा है। बड़े खूबसूरत से इंसान है ये, मुश्तबा साहब इनका नाम है। और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो सरहदें हैं ना वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रखने का फ़ैसला कर लिया है। अच्छा, ये मामला सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हमने बड़ी कोशिश की कि मामलात को सुधारने की कोशिश करें, लेकिन हमारी अशिया खुर्दनोश महंगी होना शुरू हो गई। हमने ऑब्वियसली अपने ऊपर एक इजाफी बोझ हमने उठाया उन लोगों की वजह से जिनको हमने 40 साल 50 साल माँ की तरह ना सीने से लगा के रखा। और उसके बाद हमें मिला क्या है कि काबुल से जो है वो फैसले होते हैं, और काबुल से नहीं होते, दिल्ली से फैसले हो रहे हैं। अब सोर्सेज तो बता देते हैं ना, कुछ चीज़ें हमारे पास भी होती हैं, कुछ मौक़िलात हमारे पास भी, कुछ मौक़िल ये बता रहे हैं कि
दो तरफा कशीदगी के अंदर ना इजाफे की वजह जो है वो तालिबान हुक्काम की अफगान ताजिरों को वार्निंग है कि वो पाकिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म करके दीगर मुल्कों के साथ तिजारत करें। दैट्स वन ऑफ द पैथेटिक थिंग विच आई हैव एवर हर्ड इन माई हिस्ट्री इन द लाइफ। हुकूमत ने इस फैसले से काबुल को वाज़ेह पैगाम दे दिया है फौरी तौर पर कि कल अदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए इक़दामात जारी रहेंगे और तिजारत और दीगर सरगर्मियाँ तब तक बंद रहेंगी। सरहदें नहीं खोली जाएंगी किसी किस्म की, और जो है वो ऑफिशियल्स ये इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि सरहदी बंदिश मामूल का इंतज़ामी इक़दाम नहीं है बल्कि पॉलिसी के अंदर स्ट्रेटेजिक तब्दीली है। अच्छा, ये वाज़ेह हो गया, ये कोई ऐसे रूटीन एक्सरसाइज नहीं है कि आपने आज दरवाज़ा खोल दिया सरहद का, आज नहीं खोला, आज बंद कर दिया। दैट इज़ अ प्लान ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है ना, वो आपका बाकायदा तौर पर एक सलामती कौंसिल इजलास होता है। उस इजलास के अंदर बाकायदा राउंड टेबल मीटिंग होती है, जैसे आप कहते हैं ना कि जर्नल्स की मीटिंग्स होती है, हायर ऑफिशल्स की मीटिंग होती है, कोर कमांडर मीटिंग्स होती हैं। उन चीज़ों के अंदर ये ज़ेरे बहस आती है कि स्ट्रेटेजिक तब्दीली क्या लेकर आनी है आपने। कुछ ऐसे पाकिस्तान के अंदर थिंक टैंक मौजूद हैं जो कि ऑन पेपर्स ग्राउंड पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स वो होते हैं जो स्टिंग्स हिलाते हैं। उनके ये फैसले होते हैं कि स्ट्रेटेजिक तब्दीली के अंदर सरहद खुलेगी नहीं खुलेगी, बॉर्डर खुलेगा नहीं खुलेगा। अफ़गान तालिबान क़यादत को जो है वो ये मतला कर दिया गया है कि कल अदम TTP और दीगर ग्रुप्स के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाई तक मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो तुर्किया के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के, वो अब नहीं होंगे। एक सरकारी ऑफिसर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी पहले है, तिजारत बाद में है। अब इस्लामाबाद का नया मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है। रिपोर्ट वाज़ेह कर रही है कि पाकिस्तान अफ़गान जो है वो सरहदों की बंदिश को 1 माह से ज़ायद हो चुका है, जिसके बाइस दोनों जो अतराफ़ हैं, हज़ारों की तादाद में ट्रक्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो फंसे हुए हैं। उसमें कहीं पर टमाटर हैं, कहीं पर दूसरी ऐसी अशियाए खुर्द-व-नोश हैं। इस वक्त सरहदी गुज़रगाहें सिर्फ इंसानी बुनियादों पर खुली हुई हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि लोगों की नकलो हरकत पर भी चेक एंड बैलेंस हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है कि कौन से लोग आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, लेकिन ट्रक्स नहीं आ सकते, तिजारत नहीं हो सकती, ट्रेड नहीं हो सकती। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और बात कर लेते हैं। बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया गया था। भारत के ख़िलाफ़ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों का जो है वो सख्त मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा उनको। और ये कह रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। ये एक बार फिर दुश्मन को दो टोक जवाब दे चुके हैं और इन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म और उनके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। वफाकी दारुल हुकूमत में उर्दून के शाह दोम के ज़हराने के मौके पर ऐवान सदर के अंदर फील्ड मार्शल ने ये गैर रस्मी गुफ्तगू की है और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इनकी फुटेज भी चल रही है। अच्छा, फील्ड मार्शल साहब अब आइन का हिस्सा हैं और आइन का हिस्सा ये इस तरह से हैं कि अभी 28 अमेंडमेंट जो हुई है उस 27 अमेंडमेंट हुई है। 28 इसलिए मुंह से निकल रहा है क्योंकि 28 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं भाई, और उसके लिए भी गठजोड़ होना शुरू हो गया है। कुछ बातें हो रही हैं कि 27वीं के बाद 28वीं लाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। जैसे आप ये कहते हैं ना कि घर में कोई चीज़ आती है तो उससे मुंसलिक दूसरी चीज़ भी आती है कि भाई ये लाजिम मलजूम है। 27 के अंदर जो चीज़ें वो 28 में भी होने जा रही हैं। बहरहाल ऑन रिकॉर्ड 27वीं अमेंडमेंट के अंदर ये शामिल हो चुके हैं। फील्ड मार्शल साहब टॉपिक ये है और वो बोले कि मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी जो है वो फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अच्छा, ये हकीकत है। आपको अबाबील का जो वाक़या है वो अगर आप याद करें तो ऐसे पत्थर बरसाए गए थे कि वो हाथी, वो उनके जो लोग थे, जो आर्मी थी, जो सोल्जर्स थे, वो भूसा खिलाई हुई जो लकड़ी होती है ना, उस तरह से वो बन गए थे। बिल्कुल उन्होंने भी ये कहा कि ग़ज़वा उहद से मुताल्लिक़ बात की और कुरानी आयत का हवाला भी दिया। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली ज़रदारी भी वहाँ पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल के दरमियान भी तवील गुफ्तगू हुई इन दोनों के दरमियान। ऐसा लगता है कि ये दोनों एक पेज पर हैं क्योंकि मामला दोनों के एक साथ ही बैठे हैं ना 27वीं अमेंडमेंट के ऊपर। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफा भुट्टो भी, बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी सफ़ीर भी उनके साथ मौजूद थे। अच्छा, ये एक चीज़ मैं बता दूं और उन लोगों को भी पैगाम दे दूं जिनको मैं हमेशा यहाँ पर बैठकर पैगाम दे रहा होता हूँ। सी द डिफरेंस। इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफा भुट्टो हमरा हैं आसिफ अली ज़रदारी के। अच्छा, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, उनके हमरा मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ नहीं होते। मैंने एक पिक्चर देखी सोशल मीडिया के ऊपर कि बरतानवी हाई कमिश्नर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं साथ साथ, और उनके पीछे जो है वो उनके साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं,
पीछे जो है वो बिलावल और आसफा जो है वो उनके साथ साथ वॉक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था कि जरदारी साहब ग्रूमिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की कि इस हायर जो कमीशन है और इनके जो डेलीगेशंस हैं उनके साथ कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, किस तरह से नेगोशिएट करना है, किसी तरह जो है वो डिप्लोमेटिक जो आपके टाइज होते हैं वो किस तरह से बनाने, मतलब ग्रूमिंग्स हो रही हैं। अगर आपको याद हो तो बड़े भुट्टो साहब जो थे, शहीद भुट्टो साहब, उनके लिए भी यही था कि पहले वो वजारत ख़ारजा में गए, फिर वजारत उज़्मा पर आए, फिर उसके बाद फिर वो एक मुल्क की कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी बने। कहीं ना कहीं जरदारी साहब दोनों पर सट्टा लगा रहे हैं कि आया बिलावल या फिर आसफा, ये ना चला तो ये सही। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा अब सीएम की सीट पर हैं, चीज़ें संभाली, लेकिन वो जो ग्रूमिंग का फैक्टर होता है ना वो नज़र नहीं आता। तो बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब के लिए भी ये थोड़ा सा एक पैगाम है मेरी तरफ से कि ग्रूमिंग की तरफ भी जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ जलजले के झटकों की भी बात कर लेते हैं। गवादर और तुरबत के अंदर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराई हैं, जिससे लोगों में खौफ और हिरास फैल चुका है। जलजिला पैमा मरकज़ के मुताबिक जो जलजिले को रिकॉर्ड किया गया है ना वो 3.8 और गहराई रिकॉर्ड की गई है। 76 किलोमीटर जो है वो इसकी जो है वो एक पूरी डायामीटर है। जलजिले का जो मरकज़ है ना वो तुरबत से 13 किलोमीटर जुनूब मगरिब में रिकॉर्ड किया गया। जबकि जलजिले के झटके महसूस हुए तो लोग खौफ के मारे कलमे तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल गए। ताहल किसी भी जानी और माली नुकसान की इत्तला अभी तक मौसूल नहीं हुई है, बट एक फेयर फैक्टर होता है जिसको एक्सप्रेस किया जाता है ऊंची ऊंची बिल्डिंग से। जब भी कोई ज़लज़ले के झटके महसूस हों, आप अपनी इमारतों से निकलकर किसी मैदान, चटियल मैदान की तरफ आ जाएं, किसी प्लेन ज़मीन की, लैंड की तरफ आ जाएं आप, तो उसमें ये कहा जाता है कि ये आपकी सबसे पहली एहतियाती तदाबीर होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को लेकर जाते हैं गज़ा की तरफ। और गज़ा के अंदर मौसम सरमा की पहली बारिश हो चुकी है, लेकिन उसके बाद फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जस्ट इमेजिन, पनाह गुज़ीरों के हज़ारों खैमे डूब चुके हैं। जस्ट इमेजिन करें ना, लाखों बेघर फ़लस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर भी हैं, जबकि इसराइल ने खैमे और दीगर इमदादी सामान की गज़ा आमद फिर रोक दी है। मैं बस दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि ये नेस्त नाबूद बहुत जल्दी हो जाए। इसराइल जिस तरह से इसने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, जिसने पूरे पैक्ट को, पीस पैक्ट को जो है वो नेस्त नाबूद कर दिया, इन्हीं की वजह से बढ़ती सर्दी और बारिश की वजह से जो है वो फ़लस्तीनी गीले खैमों के अंदर रहने पर मजबूर हो चुके हैं। गज़ा में बारिश के पानी को रोकने का कोई बंदोबस्त भी नहीं है। फ़लस्तीनियों ने खैमों को जो है वो पानी से बचाने के लिए आसपास गड्ढे खोदना शुरू कर दिए अपनी मदद आपके तहत। यूनाइटेड नेशन के इदारे बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन जो है उसके मुताबिक 13 लाख फ़लस्तीनियों की मदद का सामान मौजूद है जो इसराइल ने रोक रखा है। अब इनके जो सरबराह हैं, यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक सख्त सर्दी और बारिश में इमदाद की फराहमी पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। ऑब्वियसली उनको ब्लैंकेट्स चाहिए होंगे, उनको नए कैंप्स चाहिए होंगे, नए टेंट्स चाहिए होंगे, खाने पीने की गर्म जो है वो अशिया खुर्द-ओ-नोश चाहिए होंगी। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त मलून इसराइल है ना उसने रोकी हुई है। और नेतन्याहू, मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया का सबसे घटिया तरीन इंसान है मेरी नज़र के अंदर, कि इंसानियत नहीं, इस शख्स के अंदर कोई एहसास नहीं है, इस शख्स को कोई मान नहीं है, कोई पास नहीं है कि कर क्या रहा है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त यूनाइटेड नेशन अगर नोट करे तो यूनाइटेड नेशन का काम है कि तमाम जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खड़ी हो जाती हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन इस वक्त बिल्कुल खामोश है। अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और ख़बरों को भी शामिल कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। ज़रा खेल की बात कर लेते हैं, मैचेस की बात कर लेते हैं। और मैच के अंदर एक नया रंग आया है, और वो नया रंग आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो मैंने बहुत देखा। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने किंग इज़ बैक के नारे देखे, किंग इज़ सिंह के जो है वो कैप्शंस देखे, और किंग को मैंने ऊपर हाथ उठाए दुआ करते देखा। खबरों का खुलासा कर रहे थे, आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी जो वनडे मैच है उसमें श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। अच्छा भाई, क्लीन स्वीप तो करना था ना, पिंडी स्टेडियम था, अगर पिंडी में हार जाते तो आपको पता है ना गेट नंबर 4 से जो है वो आपकी ट्रेनिंग होती। बहरहाल रावलपिंडी जो क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका की जानिब से 212 रन का हदफ 4 विकेट्स के नुकसान पर
जो 45वां ओवर था उसके अंदर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 61 और हुसैन तलत 42 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे, जबकि फ़खर जमान 55 और बाबर आजम ने 34 रन स्कोर की, जबकि सलमान आगा 6 और हसीबुल्ला खान जो है वो बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गया। मेहमान टीम श्रीलंका की जानिब से जो जेफरी वेंडर हैं उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि श्रीलंकन टीम की अगर बात करें तो पाकिस्तान की दावत पर पहले खेलते हुए 211 रन बनाए, यानी कि 212 का हदफ दिया। और पूरे जो है वो मेहमान टीम 50 ओवर्स तो नहीं खेल सकी थी, ऑब्वियसली 211 पे आउट हो गए। सुदेरस हमारे विक्रमा की बात करें तो 48 रन बनाकर सबसे टॉप पर रहे हैं। कप्तान कुशाल मेंडिस की बात करें तो 34 रन बनाए और पावन रत्ना यॉके ने भी 31 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम जूनियर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब रहे। हारिस रऊफ भी ऑन बोर्ड रहे, फैसल अकरम भी ऑन बोर्ड रहे। 2-2 गिल्ले उड़ाने के अंदर जो है वो इनका नाम सामने आ रहा है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं राइजिंग स्टार्स के बारे में। राइजिंग स्टार्स T20 एशिया कप के जो 6th मैच के अंदर पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जगह बना ली है, जबकि कतर के दारुल हुकूमत दोहा के अंदर पाकिस्तान के जो शाहीन्स हैं उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। अब मैं आपको ये बताऊं कि भारत के साथ कहीं भी मैच हो ना, बॉक्सिंग का मैदान हो, रेस का मैदान हो, या वो थ्रो करने का मैदान हो, या क्रिकेट का मैदान हो, भारत के साथ ना हमारी एक मतलब है लेगेसी है कि हमने करना ही करना है। वो ब्लड जो है ना वो बॉईल करता है, हमारा खून गर्मा जाता है। अब इसमें भी हमने जब मैदान मारा है ना तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि स्पोर्ट्स के अंदर हम हर जगह पर ही आगे पहुंच चुके हैं। एक क्रिकेट ही रह गया है। वो क्रिकेट के अंदर भी अब आपको खबर सुना दें कि भारत ए टीम 19 ओवर्स में 136 रन बनाकर ढेर हो गई, जबकि भारत की जानिब से टॉप स्कोरर जो है वो वेभू सूर्यवंशी 45 रन बनाकर जो है वो टॉप स्कोरर रहे, जबकि नमन धेर ने भी 35 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी शाहीन्स की जानिब से शाहिद अजीज सबसे कामयाब बॉलर रहे, जिन्होंने सिर्फ 24 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी है। हदफ के ताकुब के अंदर भी पाकिस्तानी जो शाहीन्स है ना उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए 137 यानी कि 137 रन 2 विकेट्स के नुकसान पर हासिल किया है। अच्छा, ओपनर माज सदाकत ने शानदार बैटिंग की है, 47 गेंदों पर 79 रन नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे इस इनिंग्स के अंदर। अब ये अगर हम क्रिकेट की बात कर लें और क्रिकेट के ऊपर तबसरा करें तो देखिए, क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं कि क्रिकेट एक सबसे ज़्यादा सॉफ्ट डिप्लोमेटिक एक टूल है जो कि दो ममालिक को जोड़ने के काम आता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ और ही चल पड़ता है ना। हम व्हेन इट कम्स टू हैव अ बैटल विद इंडिया, और इंडिया के साथ हमारा ये होता है जो भारत है कि जब भी कोई मैच होना है तो एक तरफ पाकिस्तान होता है, एक तरफ इंडिया होता है। अच्छा, पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो पाकिस्तान की साइड होते हैं, जो इंडिया में बैठे हैं वो इंडिया की साइड होते हैं। मज़े की बात ये आती है जो अमारात में बैठे हुए हैं, जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जो USA में बैठे हुए हैं, जो स्पेशली जो न्यूयॉर्कर्स हैं, यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है जब ये किसी जगह पर गैदर होते हैं और वो सारे एक साथ कम्युनिटी में रह रहे हैं। पाकिस्तानी भी हैं वहाँ पे, इंडियंस भी हैं वहाँ पर, श्रीलंकन्स भी हैं वहाँ, बांग्लादेशी भी हैं। जब वहाँ पर खींचातानी होती है और जब हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने दोस्त अहबाब वहाँ पर जाकर ये बता रहे होते हैं कि भाई मेरे साथ फला बंदा बैठा था, मैंने तो छक्के छुड़ा दिए उसके, और वो जो नोक झोंक होती है, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। एक इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मोटरवे M5 आज जो है वो इसके ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो चुकी है और हर ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है। उच्च शरीफ के करीब मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल खौफनाक हादसे का शिकार हो चुकी है। तर्जुमान ये कन्फर्म कर चुके हैं कि तेज़ रफ्तार बस ने मोबाइल को पीछे से टक्कर मारी, जिसके नतीजे के अंदर 3 अफसरान मौके पर शहीद हो गए। मज़ीद तफसीलात इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या। ख्वाजा सकलैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा सकलैन साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मामला किस तरफ ये शिद्दत इख्तियार कर चुका है? 3 ऑफिसर्स की बात आ रही है जो शहादत नोश फरमा चुके हैं। ये हादसा कब और कैसे पेश आया? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये हादसा जो है M5 कुछ शरीफ के करीब जो है ये हादसा हुआ है। जब हमारी इस हवाले से तर्जुमान मोटरवे से बात हुई तो उनका कहना था कि ये हादसा जो है 4:30 बजे के करीब सुबह हुआ है। ये बस जो मुसाफिर बस थी, ड्राइवर की गफलत की वजह से जो है ये हादसा हुआ है। पीछे से हिट किया गया है। रूटीन की गश्त में जो है पेट्रोलिंग पुलिस की जो गाड़ी है वो मोबाइल जा रही थी, पीछे से तेज रफ्तार बस ने जो है इसको हिट किया है, जिसके नतीजे में 3 एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जिसमें ASI नासिर अब्बास और दूसरे SI मुश्ताक अहमद
और कांस्टेबल जो है इसमें उसामा वो शहीद हो गए। और जैसे ही वाक़े की इतला मिली तो रेस्क्यू भी टीमें वहाँ पर पहुँच गई हैं, ठीक है। और बाकी अफसरान जो है वहाँ पर मौजूद हैं और मज़ीद तहकीकात की जा रही है। तो डेड बॉडीज़ को जो है फुल फोर जो है करीबी हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है, ख्वाजा सकलैन जरा ये बताइएगा कि उस बस ड्राइवर की या उस बस के नंबर की शनाख्त हो सकी है या पकड़ में आ चुका है, हिरासत में लिया है? जी, ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, लेकिन जो बस में मुसाफिर हजरात थे वो महफूज रहे हैं। बस वहाँ पर मौके पर मौजूद है, बस की नंबर भी ट्रेसिंग हो गई है, मालकान का भी पता चल गया है, लेकिन ड्राइवर जो है मौके पे से वहाँ से फरार हो गया है। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ख़तरनाक ये हादसा है। मुझे एक बात और बताइएगा, जिस तरह से अफसरान ने शहादत मौसूल की है, बस भी तो हिट की है, बस भी टकराई है, तो बस के अंदर कोई जानी नुकसान रिपोर्ट हुआ है? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ। उनका जानी नुकसान नहीं हुआ। जो मुसाफिर हजरात थे वो महफूज रहे हैं। खराशियाँ आई हैं, चोटें लगी हैं, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, ख्वाजा सकलैन, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। और ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ख़ास तौर पे मोटरवे के ऊपर ना एक अजीब सी, वो कहते हैं ना पड़ोसी ज़बान के मुल्क में, एक अजीब सी शक्ति आ जाती है आपके अंदर, एक अजीब ही कैफियत के अंदर तारी हो जाते हैं आप। जब एक लिमिट रखी हुई है, एक लिखा हुआ है, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जो हद निगाह के ज़ुमरे में आती है ना, एक रफ्तार होती है आपकी, स्पीड लिमिट होती है, उस स्पीड से जब आप तजावुज़ करते हैं ना, होता कुछ नहीं है। होता ये है जो ये इस वक्त मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, क्योंकि एक जगह से अगर आप हिट भी कर जाएं, आपकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि आप रोक नहीं सकते उसको। आपका भी नुकसान होता है, सामने वाले का भी नुकसान होता है। अब ज़रा मौसम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम ले रहा है अंगड़ाई, और जो है वो घरों में निकल आई है रज़ाई। तो वो जो रज़ाइयाँ निकल गई हैं ना, उन रज़ाइयों के बारे में ज़रा जिक्र कर लेते हैं कि अब ज़रा सा मौसम जो है वो खुश्क होना शुरू हो चुका है, सर्द होना शुरू हो चुका है। जो हमारे साथ महकमा मौसमियात होता है तो वो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर बता रहा होता है। उसके मुताबिक बलूचिस्तान के शिमाली अज़ला के अंदर सर्दी की शिद्दत के अंदर मज़ीद इजाफा हो चुका है, जबकि सूबे के बेशतर इलाके मुसलसल खुश्क मौसम की लपेट के अंदर रहने का इम्कान है। KPK की अगर बात करें तो उसमें पेशावर, नौशहरा, मर्दान, डेरा गाजी, यहाँ पर भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर धुंध छाना शुरू हो चुकी है। बालाई इलाकों के अंदर जो हरारत मजीद बढ़ चुका है। अच्छा, धुंध की मैं ज़रा बात कर लूँ, मैं उन लोगों से ज़रा मुखातिब हूँ जिन के इलाकों के अंदर सुबह सवेरे धुंध होती है, वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ज़रा कमेंट करें अपने अपने शहर का नाम, तो हम ज़रा उनके शहर के नाम भी लेके बताया करेंगे कहाँ कहाँ पर धुंध होती है। और आई हैव नेवर बीन इनटू दैट काइंड ऑफ सिटी कि जहाँ पर सुबह सवेरे धुंध हो। कराची के अंदर रिहाइश है तो कराची से प्रोग्राम करते हैं। कराची में शादिर और नादिर हस्ब ज़ायक़ा, वो कहते हैं ना हिस्ब मा तक़द्दुम, वो सिर्फ इतनी ही होती है जितनी हमें चाहिए होती है ना, उससे ज़्यादा कोई धुंध वाला जो एक फैक्टर होता है वो कभी फील नहीं किया। लेट्स टॉक अबाउट बालाई इलाके जो हैं उसके अंदर दर्ज हरारत मज़ीद गिर चुका है। चित्राल की बात कर लें, चित्राल से मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, और हो सकता है कि मैं अगले महीने चित्राल ही चले जाऊँ ना, ज़रा घूमने फिरने, कुछ मामला ज़िंदगी के तब्दील हो रहे हैं तो चित्राल में ज़रूर जाऊँगा। चित्राल के अंदर -1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हो चुका है, -1, जबकि दीर और कालाम की अगर बात करें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मालम जब्बा के अंदर जो है वह दर्ज हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। और ये बड़ा खूबसूरत एक टेम्परेचर होता है, एक मौसम होता है, जब आप 10 पर आते हैं ना, 10 होता है तो 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और फिर जब 0 पर आ जाते हैं तो फिर आपकी कुल्फ़ी जमना शुरू होती है। और फिर उस कुल्फ़ी के अंदर वो गोला गंडा कब बनता है, जब आप माइनस पर आ जाते हैं, -1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि रशिया के अंदर एक ऐसी जगह है, रूस के अंदर, जहाँ पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैन यू इमेजिन इट? नहीं कर सकते इमेजिन तो चलें सिंध की तरफ चलते हैं। तो सिंध के बेशतर अजला के अंदर मौसम इस वक्त सर्द और खुश रहने की पेशगोई कर दी गई है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है, उन्होंने पंजाब के भी बारे में बताया कि ज़्यादातर इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। अपने आप को सेफ रखें, अपनी केयर करें, कुछ ऐसा ना होने दें कि रोड के ऊपर जो है वो आप जा रहे हैं और धुंध और हद निगाह बहुत कम हो चुकी है और किसी हादसे का शिकार हो। जब हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम अगर औसम ना भी हो तो हम मौसम के साथ साथ हम लाइफ स्टाइल की भी बात करते हैं, क्योंकि मौसम के अंदर जो तब्दीली आ रही होती है इसी तरह आपके जिस्म में भी तब्दीली आ रही होती है। मेरे एक और प्रोड्यूसर हैं कदीर चांडियो साहब, उनके साथ मसला ये है कि उनके वाइटामिन गिर जाते हैं। आज वाइटामिन की बारे में बात करेंगे कदीर और मुश्तबा के लिए और दीगर लोगों के लिए जिनको वाइटामिन की कमज़ोरी है। आप में भी हो सकता है कोई वाइटामिन की कमज़ोरी हो, तो हम ये बताते चले आपको कि वाइटामिन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ए हमारे जिस्म के लिए एक ज़िंदगी बख्श
एंटीऑक्सीडेंट होता है जो न सिर्फ खलियात की हिफाजत करता है बल्कि आँखों की सेहत, मुदाफ़ती निज़ाम, जो इम्यून सिस्टम होता है, जो जिल्द की मजबूती होती है, जिल्द भी फट जाती है सर्दियों के अंदर, वो भी बहुत ज़रूरी है कि इसका भी ख्याल रखा जाए। लेकिन आज की तेज़ रफ्तार जो ज़िंदगी होती है ना, तो उसके अंदर गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाई आदात की वजह से बहुत से लोग वाइटामिन की कमी का शिकार होता है। विटामिन ए की कमी के नतीजे के अंदर थकन होगी, आपको कमज़ोरी होगी, जो है वो न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो है आपको मसाइल होंगे, आपके हाथ पाँव और उसमें सनसनाहट शुरू हो जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, साथ साथ नज़र भी कमज़ोर हो रही है, जल्द की परेशानी भी सामने आ रही हैं, विटामिन ए आपके जिस्म के अंदर कम है। अब ये कमी सिर्फ ग़िज़ा की हद तक जो है महदूद नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात जीनियाती मसाइल, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस्म के अंदर ग़िज़ाई अज्जा के नाक़िस जो चीज़ें जज्ब हो जाती हैं ना, जो एक्स्ट्रा फ़ैट होता है, उनसे भी ये बीमारियाँ जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। खुशकिस्मती से विटामिन ए की कमी को ग़िज़ाई आदात में तब्दीली, विटामिन ए से भरपूर ग़िज़ाओं जैसे बादाम, अच्छा आप सुन लीजिए आप लोग ना, जिनके अंदर विटामिन ए की कमी है, बादाम खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, सूरजमुखी के जो ग्रीन कलर के बीज होते हैं वो खाएं, पालक है, ब्रोकली है, एवोकाडो है और जैतून के तेल के इस्तेमाल से ये विटामिन ए आपको हासिल कर सकते हैं और ये बीमारियों से भी दूर सकते हैं। डॉक्टर की जो हिदायत हैं उसके मुताबिक जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी आपको मददगार साबित हो सकते हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया कि अगर ये कमज़ोरियाँ हो रही हैं आपको, मुझे नहीं पता आपके अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई कमज़ोरी है तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें। विटामिन ए ई जो है वो उसकी जो है वो तरफ जाएं आप, और जिस्मानी सेहत जो है वो उसकी तरफ आपको ज़्यादा ज़ोर देना है, और जो रोज़मर्रा की तवानाई है ना उस पर भी असर डाल सकती है। तो विटामिन ई की तरफ जाएं आप और ई से जो है वो ए तक का सफ़र तय करें। कुछ हम बात करेंगे अब अपने खूबसूरत से पैकेज के हवाले से, जो हम इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट ये टॉपिक है, क्योंकि इसमें घूमने फिरने का मौका यहीं बैठे बैठे मिल जाता है। जितनी सैलरी मिल रही है उसमें अगर मैं रोज़ाना घूमने जाऊं तो शायद पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इस पैकेज के ज़रिए और इस सेगमेंट के ज़रिए मैं रोज़ घूम कर आता हूँ और लोगों को घुमाता भी हूँ। आज हम चलेंगे किस्सा ख़ानी बाज़ार की तरफ। इस किस्सा ख़ानी, आप सोचें ना, किस्सा ख़ानी बाज़ार, ऐसा लग रहा है कि इस बाज़ार के अंदर किस्से सुनाए जाते हों। जैसे कुरान ख़ानी होता है तो कुरान जो है वो सुनाया जाता है, इसी तरह किस्सा ख़ानी है तो किस्सा सुनाया जा रहा है। किस्सा ख़ानी बाज़ार, ये बाज़ार पेशावर के अंदर है, इसका नाम किस्सा ख़ानी बाज़ार क्यों पड़ा? लेट्स एक्सप्लोर विद अस।